कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर में रोड शो और जवाहर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भावनगर में 1.5 लाख करोड़ रुपए की शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। तो देखिए, कल कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं। कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं, यानी कि एक बार फिर सौगातों का पिटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोलेंगे। उसमें देश और प्रदेश के लिए कई सौगातें होंगी। तो कल गुजरात के दौरे पर रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रम हैं। नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की समीक्षा करेंगे। देखिए, कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वहीं रोड शो भी होगा। जवाहर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भावनगर में 1.5 लाख करोड़ रुपए की शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी इसमें शामिल है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में लगेगा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। आजादी के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। 24 सितंबर को आयोजित होगी कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण अहम बैठक। चुनावी रणनीति और गठबंधन पर मंथन होगा। जाहिर सी बात है कि यहां पर कांग्रेस को जरूरत भी है मंथन की, तो विचार मंथन किया जाएगा। आगामी जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर यहां पर चर्चा होगी, विचार मंथन किया जाएगा। बैठक में चुनावी रणनीति, उम्मीदवार के चयन, गठबंधन समीकरण और राज्य स्तर पर संगठन की मजबूती जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ देश भर के कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रहेगी इस बैठक में। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज बनेगा कीर्तिमान। जी हां, 10 किलोमीटर लंबी बनेगी लाइव पेंटिंग। 35,000 से अधिक कलाकार इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। विकसित भारत के रंग कला के संग थीम पर पेंटिंग बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम। नगर पालिका परिषद की ओर से किया जा रहा है ये भव्य आयोजन। विकसित भारत के रंग कला के संग थीम पर पेंटिंग बनाई जाएगी। नगर पालिका परिषद की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है आज। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज एक नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। 10 किलोमीटर लंबी जो है लाइव पेंटिंग यहां पर बनेगी। पैंतीस 35,000 से अधिक कलाकार हिस्सा लेने वाले हैं। 10 किलोमीटर लंबी पेंटिंग होगी, बनाई जाएगी इन कलाकारों के द्वारा, जिसमें 35,000 से ज्यादा जो है कलाकार हिस्सा लेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग जारी। 39.36% छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले साल के मुकाबले मतदान में हुई 4% की बढ़ोतरी। 1,53,100 मतदाताओं में से 60,272 ने मतदान में हिस्सा लिया। मैदान में खड़े 21 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होना है। देखिए, 21 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है आज, जिसके लिए जो है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग जारी है और इसी के साथ फैसला भी होगा कि आखिरकार जो है 21 उम्मीदवारों में से कौन विजयी होता है। 39.36% छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो 4% की बढ़ोतरी इस साल हुई है।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर। पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या। मृतक की पहचान पूर्व सरपंच मेघराज चोटिया के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने श्री डूंगरगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी है। सीओ निकेत पारेख पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के धीरदेसर चोटिया गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है, लेकिन देखिए अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। सीओ निकेत पारेख पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो है जांच इस मामले की जा रही है, लेकिन हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मृतक की पहचान पूर्व सरपंच मेघराज चौटिया के रूप में हुई है। आखिरकार क्यों जो है पूर्व सरपंच की हत्या की गई है, इन तमाम कारणों की जांच पुलिस करने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक भी नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पूर्व सरपंच की जो है हत्या कर दी गई है, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है किसने और किस कारण से जो है हत्या को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल पूनम, देखिए जिस प्रकार से श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के धीरदेसर चोटियान गांव का मामला है, जहां पर पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान है वो पूर्व सरपंच मेघराज चोटिया के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने श्री डूंगरगढ़ पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डीवाईएसपी निकेत पारेख पूरी टीम के साथ मौके पहुंचे हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी में जुटाने में लगे हुए हैं। प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है और परिवार के ही सदस्य के द्वारा हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस है वो सभी पहलुओं को बिंदु पॉइंट टू पॉइंट इस मामले की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि इसका मुख्य हत्यारा कौन है और किन कारणों के चलते हत्या की गई, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि जमीन का विवाद के कारण हत्या हुई है। जी शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अभी तक की जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है उसमें जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है। हालांकि देखिए पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। उन्होंने 17 सितंबर को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में सफाई की और पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सेवा पखवाड़ा के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए, तो वहीं 19 सितंबर यानी कि आज विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो रही है। 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट वितरण, 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन होगा। 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण, 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत, 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण व वितरण, 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम, 27 सितंबर को पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव कार्यक्रम, 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी। वहीं 19 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान होगा। इसके बाद 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि का हस्तांतरण होगा। और इसके बाद देखिए अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे। और इसी के साथ आखिरी दिन यानी कि 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा का समापन होगा। स्वच्छता अभियान के साथ ये समापन किया जाएगा। जैसा कि लगातार स्वच्छता का संदेश जो है बीजेपी सरकार देती आ रही है और इसी के साथ जो है सेवा पखवाड़ा का समापन किया जाएगा।
डी के कामा से खबर, जहां जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद भी झोला छापों के खिलाफ सीएमएचओ की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं कराना मरीज को फिर भारी पड़ गया। मुकदमे दर्ज कराने के आदेश के बावजूद भी सीएमएचओ 1 साल तक तय नहीं कर पाए कि कौन से थाने में मुकदमे दर्ज कराए जाएं। आईजे हॉस्पिटल में टेस्टिस का ऑपरेशन कराने आए हरियाणा के डुडौली गांव निवासी 22 वर्षीय युवक साजिद की ओटी टेक्नीशियन की ओर से ऑपरेशन करने के कारण हो गई मौत। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। तो देखिए, सीएमएचओ की लापरवाही जो है कहीं ना कहीं मरीजों पर भारी पड़ रही है, और किस तरीके से जो यहाँ मरीज जो हैं आते हैं डॉक्टर्स पर भरोसा करके, लेकिन उनकी जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टरों के कारण जो है लगातार मरीजों की जान जा रही है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसी का नतीजा है कि लगातार ये मरीज जो हैं अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कई मरीज इनके भरोसे आते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें आखिरकार क्या मिलता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसी को लेकर एक मरीज के परिजन ने हंगामा किया। जो है झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर आक्रोशित भी हैं लोग, और लगातार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। तो डी के कामा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए एक मरीज की जान चली गई और साफ तौर पर यहां पर लापरवाही नज़र आती है। सीएमएचओ की लापरवाही जो है साफ तौर पर नज़र आ रही है, और इसी को लेकर परिजन काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। इनके द्वारा हंगामा किया गया और अब कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, और इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। बार बार इनके द्वारा शिकायत की गई, किस तरीके से मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिजन काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, इनके द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, आखिरकार देखिए बार बार इस तरीके का जो है मामला सामने आ रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मरीज इनके भरोसे आते हैं, आखिरकार मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो मामला है ये आज से नहीं काफी दिनों से चल रहा है। डी के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने भी डी के जो सीएमएचओ हैं उनको आदेशित किया था कि 200 झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण कहें, डीसीएमएचओ का या रिश्वत का खुला खेल कहें, जिसके कारण आज तक इन्होंने झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई, जिसका दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। समय समय पर ये लोग यमराज बन करके मौतों से लोगों की जान से खेल रहे हैं, लोगों की बदस्तूर मौतें हो रही हैं, जिस कारण इनके हौसले बुलंद हैं। सबसे बड़ी मानवता को सत्कार करने वाली जो घटना है वो देर रात को देखने को मिली, जब ऑपरेशन टेबल पर जब जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी, जिस मरीज को इन्होंने झोला छापों ने बुलाया, उसकी मौत हो गई, बिना टाँके लगाए ही उसका शरीर खुला का हुआ था, जो ऑपरेशन खुला का खुला रह गया। उस डेड बॉडी को रेफर कर दिए पलवल और उसको लेकर के चले गए, और वहां पे हरियाणा के पलवल में उस बॉडी को छोड़ करके भाग गए, और उन्होंने परिजनों को फोन करके आपकी मरीज की मौत हो गई है, गुरु नानक हॉस्पिटल में ये बॉडी आपकी पड़ी हुई है, इस बॉडी को ले जाके आप इसका संस्कार कर दें। जिस मामले को लेकर के सीएमएचओ संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो सीएमएचओ हमेशा की सच बेधड़क चैनल का नाम सुनते ही कैमरे के सामने बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सच बेधड़क चैनल पर जो प्रवक्ता से जब हमने खबर पहले भी उठाई थी, तब इन्होंने आम जनता के सामने ये कमिटमेंट किया था कि हम जल्दी ही इस तरह की जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो झोला छाप हैं, उनके खिलाफ में हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और इनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जनता के सामने कमिटमेंट करने के बावजूद भी जो सीएमएचओ महोदय हैं, इन्होंने आज तक कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। बिल्कुल कपिल, जिस तरीके से यहाँ पर सीएमएचओ की लापरवाही अब साफ तौर पर उजागर हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। इसके बाद जो है कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, इस तरीके से
उच्च अधिकारी जिनके द्वारा जो है कोई कार्रवाई की जाए, और लोग जो है वो किस स्तर तक ये मांग लेकर पहुंचे कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो अगर आम जनता की बात करें और जो पीड़ित लोग हैं उनकी बात करें तो समय समय पर ये मांग उठती है, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो तो कार्रवाई करने का आदेश दे देते हैं, लेकिन जो चिकित्सा विभाग में खुलेआम से जो भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच चल रहा है, जिसको लेकर के जो अधिकारी मौतों को लेकर गंभीर नहीं है, और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं इनके खिलाफ एसीबी में दर्ज भी हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण चलते खुद जो सीएमएचओ हैं उनको अभी तक यहाँ से नहीं हटाया गया है। आज पब्लिक इस बात को सोचने मौजूद क्यों ना जो सीएमएचओ हैं इनके खिलाफ ही एक मुकदमा या इस्तिगासा के जरिए मुकदमा दर्ज कराया जाए, जिनके खिलाफ कोर्ट संज्ञान ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि अब जनता इसलिए भी जागरूक हो गई है कि जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि साहब हमारे ऊपर उनका मना के आदेश आ जाते हैं कि इनके लोग झोला छापों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करें, लेकिन हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी राजनेता हो जो सरकार में जो बैठा हुआ हो वो इस तरीके की बचकानी हरकतें नहीं कर सकता, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो। वो जानता है कि मैं जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं जनता के जीवन से खिलवाड़ नहीं करूंगा। तो लेकिन ये रिश्वत के खेल के चलते खुद सीएमएचओ और जो कामा के बीसीएमएचओ हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं उठाते हैं, जिसके कारण मौतों का सिलसिला बरसूर जारी है। जी शुक्रिया कपिल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पाकिस्तान को हराने के लिए ओमान के विरुद्ध अभ्यास करेगा भारत। ओमान और भारत के बीच आज खेला जाएगा मुकाबला। अबू धाबी में ओमान से आखिरी लीग मैच खेलेगी सूर्या की सेना। रविवार को भारतीय टीम की एक बार फिर सुपर 4 में पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। तो देखिए एक बार फिर जो है निगाहें आज के मैच पर होंगी, क्योंकि ये भी मुकाबला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। और इसके बाद रविवार को भारतीय टीम की एक बार फिर सुपर 4 में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। तो आगे आने वाले मैच पर भी जो है नजरें जाहिर सी बात है कि सभी की टिकी होंगी। ओमान और भारत के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा। अबू धाबी में ओमान से आखिरी लीग मैच खेलेगी सूर्या की टीम। रविवार को भारतीय टीम की एक बार फिर सुपर 4 में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। पाकिस्तान को हराने के लिए ओमान के विरुद्ध अभ्यास करेगा भारत। ओमान भारत के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा। तो एक बार फिर जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हराने के लिए भारत का ये मुकाबला जीतना भी काफ़ी अहम। एक बार आज फिर सभी की नज़रें आज के इस मैच पर और इसके बाद अगले मैच पर भी जो है सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि अगला मुकाबला भी जो है एक तरीके से काफ़ी अहम पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसके बाद मैच खेलेगी भारतीय टीम। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बारिश का दौर थमते ही बढ़ने लगा है दिल्ली में प्रदूषण। कई इलाकों में AQI खराब श्रेणी में पहुंचा है। मॉनसून में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ था। दिल्ली की हवा लगातार ही साफ दायरे में रही। AQI 100 से ऊपर यानी कि मध्यम श्रेणी में अब पहुंच गया है। AQI 1-2 इलाकों में 200 से भी ऊपर यानी कि खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। देखिए बारिश थमते ही जो है एक बार फिर दिल्ली की हवा अब खराब होने लगी है। AQI 100 से ऊपर है कुछ इलाकों में 200 के ऊपर पहुंच गया यानी कि खराब श्रेणी में पहुंच गया है। तो एक बार फिर जो है प्रदूषण बढ़ने लगा है राजधानी दिल्ली में। हर साल की तरह कमोवेश इस बार भी यह स्थिति बनती हुई एक बार फिर नजर आ रही है। और आगे जिस तरीके से जो है लगातार अब देखने को मिलता है हर बार अक्टूबर और नवंबर के दरमियान के प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखिए अभी से ही जो है दिल्ली की हवा जो है कहीं ना कहीं लोगों को अब परेशान करने लगी है। 100 से ऊपर है कुछ इलाकों में AQI यानी कि 100 से ऊपर मध्यम श्रेणी में, और 200 के ऊपर यानी कि कुछ इलाकों में 200 के ऊपर भी पहुंचा है तो खराब श्रेणी में जो है पहुंच चुका है। बारिश का दौर जैसे ही थमा वैसे ही जो है कई इलाकों में AQI बढ़ने लगा है। कुंतरिया और धुरमा में मलबे में दबे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम साफ होने से थोड़ी राहत मिली है। पुलिस प्रशासन, NDRF और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। कुंतरी लगा फाली में भी राहत बचाव टीम जुटी हुई है। वहीं मलबे में दबे लापता लोगों की तलाश में जो है मलबा
हटाया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। हिमाचल में मौत बनकर आया है मानसून सीजन। अब तक 424 लोगों की जान चली गई है। 242 लोगों की मौत आपदाओं के कारण हुई। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 604 सड़कें बंद हो गई हैं। मानसून सीजन में मंडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है इस बार मानसून सीजन ने काफी तबाही मचाई है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 604 सड़कें बंद हैं। मानसून सीजन में मंडी में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। जयपुर के दूदू से खबर। नेशनल हाईवे 48 पर सवारदा गांव की पुलिया के पास डंपर ने पीछे से ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर में रखे ग्रेनाइट के ब्लॉक सड़क पर गिर गए, जिससे नेशनल हाईवे 48 पर कई किलोमीटर जाम लग गया। ब्लॉक से डंपर के टकराने के कारण डंपर की केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। डंपर का चालक और परिचालक घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए भीषण सड़क हादसे में डंपर चालक जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोटा से खबर, जहां ऐतिहासिक और भव्य रजांगला राज कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य रजांगला युद्ध में शहीद हुए वीर अहिर जवानों की रज को पूरे देश में सम्मान पूर्वक ले जाकर उनकी शहादत को याद करना और अहिर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करना है। ये ऐतिहासिक यात्रा पूरे देश में करीब 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा का समापन 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। यहाँ पर देश भर से जुटे अहिर समाज के लोग औपचारिक रूप से अहिर रेजिमेंट की मांग सरकार के सामने रखेंगे। शिक्षा के आधार पर हमको उतना पॉलिटिकल शेयर नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए हम देश में जागरूक कर रहे हैं। और इसमें हमारा कहना यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कलश यात्रा 13 अप्रैल को छपरा बिहार से शुरू हुई है, वहाँ से बंगाल गई है, आसाम गई है, त्रिपुरा गई है। कलश यात्रा का समापन जंतर मंतर दिल्ली पर होगा, जहाँ देश का पूरा यादव जुटेगा। लाखों की संख्या में यादव वहाँ रहेगा और